नमस्कार, मैं राजेंद्र कौशल भारत न्यूज़ पर आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि हर रोज़ किसी न किसी नए चेहरे को हम आप लोगों तक लेके आते हैं और आज मेरे साथ इस कार्यक्रम के खास मेहमान हैं राज्यसभा सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला जी। और अगर पूरे भारत की बात करें तो राष्ट्रीय प्रवक्ता के तौर पर जितना इनका एक लोग स्टेटमेंट को सुनते हैं और वो मायने रखती है, तो ऐसे में आज हमारे साथ एक खास मुलाकात में हैं रणदीप सिंह सुरजेवाला जी। बात करना चाहेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार राजेंद्र भाई। रणदीप सिंह जी, आपका कहीं ना कहीं सांगन और मालखेड़ी ऐसे गांव रहे जो कि पहले नरवाने में भी आपसे अटैच थे, अब जब कैथल में आप आए तो कैथल में भी आपके अपने गांव रहे जी। और वो लगाव कहीं ना कहीं जींद डिस्ट्रिक्ट के साथ साथ कैथल में भी आपके साथ ही रहा है। तो उन लोगों के लिए और किनारे पर वो लोग गाँव रहे हैं, चाहे लोकसभा की बात करें या फिर विधानसभा की बात करें, तो आपका उन गाँव के प्रति, इस बेल्ट के प्रति क्या लगाव है सर? आप राजेंद्र भाई क्योंकि 3 पीढ़ी से हमारे परिवार को जानते हैं जी। हमारा पैतृक गांव है सीसला सीसमोर, जो कलायत हलके में पड़ता है। बिल्कुल। बुजुर्ग जो हैं उन्होंने अपना खेड़ा बसा लिया, जिसको सुरजा खेड़ा कहते हैं, वो गांव की शक्ल धारण कर गया जी। इसलिए ये जो गांव हैं, मालखेड़ी हो, सांगण हो, दूसरी तरफ धनोरी हो, बरटा हो, पीपलथा हो, लाता सिंह वाला हो जी, गढ़ी हो, रेवर हो, हाँ, लगते हुए गांव, सारे जो गांव हैं बॉर्डर के, जिनको गांव कह देते हैं आप जी, इन सबसे एक परिवार का रिश्ता और इस पूरे इलाके में एक पारिवारिक रिश्ता रहा है। ये रिश्ता राजनीतिक नहीं है, ये पारिवारिक है। ये हर रोज के सुख दुख का रिश्ता है जी। ये तरक्की और विकास का रिश्ता है और ये प्यार की डोर का रिश्ता है जो टूट ही नहीं सकती जी। जो लोग आपको टीवी पर सुनते हैं वो लोग कहीं ना कहीं अपनापन ऐसा दर्शाते हैं कि हमारा भाई रणदीप बोल रहा है, तो और दिल्ली में जाके कुछ लोगों को नसीब भी नहीं होता कि आपसे मुलाकात कर पाएँ, और इन लोगों का अपनापन इतना है कि वो कहते हैं कि हमारा कोई आपको चाचा कहता है, कोई ताऊ कहता है, कोई भाई कहते हैं, हम जैसे जो हम उम्र है। तो इतना जो लगाव है, ये कहीं ना कहीं इसके पीछे क्या एक मतलब दुलार है, प्यार है, जिसका अपनापन आपके प्रति इतना नजर आता है? राजेंद्र भाई, ये जो इलाका है, इस इलाके की तहजीब ही प्यार की डोर के ऊपर टिकी है जी। और अब क्योंकि अपन बहुत युवावस्था में नहीं रहे, आप और मैं दोनों जो हैं जी, वो 50 के आंकड़े को पार कर गए हैं, 60 और 50 के आंकड़े के बीच में झूल रहे हैं जी। तो ये वो आंकड़ा है जब आप चाचा कम और ताऊ ज्यादा बन जाते हो। बिल्कुल। जब आप 60 के आंकड़े के नजदीक जाते हो जी, तो फिर आप ताऊ बनने लगते हो जी। ज्यादातर युवाओं के। मुझे बड़ा अच्छा लगता है। आपको अच्छा लगता है? बहुत सुखद एहसास है। और आप जैसे कई भाई जो हैं जी, वो कभी कभी हंसी मजाक भी कर लेते हैं। तो ये जीवन का वो पड़ाव है जब आपने युवा अवस्था क्रॉस कर ली जी, जीवन के उतार चढ़ाव देख लिए, बिल्कुल, अच्छा और बुरा समय देख लिया जी, तो फिर जीवन में एक ठहराव आ जाता है जी। आदमी अच्छे समय में अहंकार नहीं करता, बुरे समय से ना दुखी होता ना विचलित होता। वो आपके अंदर है। थोड़ा बहुत तो देखिए, अच्छा बुरा समय हर व्यक्ति को प्रभावित करता है, नहीं तो हम इंसान कैसे, हम भगवान बन जाएंगे जी। वो तो हम है नहीं जी, भगवान तो वही है एक। बिल्कुल। परंतु ये सच है कि उम्र बढ़ने के साथ और 50 का आंकड़ा पार करने के बाद इतने आपने जिंदगी में ऊपर और नीचे जाकर देख लिया कि आप ये मानते हैं कि उस प्रभु की कृपा से एक तटस्थता जो है वो जीवन में आ जाती है जी। और मुझे लगता है कि मेरे आपके जीवन में वो आ गई। मैंने आपका वो संघर्ष देखा है कि जब नरवाना विधानसभा चुनाव में सतबीर जी के साथ आप काम मतलब पूरा उनको सपोर्ट कर रहे थे, तो दनौदा में मैं रात को आपके साथ था और आपका पसीना इतना चू रहा था जैसे जब देखें, क्योंकि गर्मी का मौसम था, और आपका संघर्ष कहीं ना कहीं बहुत बड़ी प्रेरणा बनता है और लोगों के लिए भी और युवाओं के लिए भी। तो आपका जो स्टेमिना है, आपकी जो ताकत है, इसके पीछे आपका राज क्या है? देखिए, मैं आपको एक बात आज ये कहता हूँ, जीवन में कामयाबी के लिए आप खेत में हल बाओ जी, आप दुकान चलाओ, आप फैक्ट्री लगाओ जी, आप राजनीति में सेवा करो, एक ही रास्ता है कामयाबी का, मिट्टी और पसीना जी। जब तक ये दोनों में आप मिट्टी में काम नहीं करोगे और पसीना नहीं बहेगा, जीवन का तजर्बा
हमें अपने बच्चों को बचाना है, अब बोझ के रखना, जैसे हरियाणा में कहते हैं अपनी छाती के पास। जी बिल्कुल। उसका यही तरीका है कि हम उनके लिए रोजगार पैदा करें। आपने सर बस लास्ट क्वेश्चन है, कैथल को आपने कहीं ना कहीं चंडीगढ़ की तर्ज पर विकसित किया और आज जो लोग कहीं ना कहीं चंडीगढ़ में जाना पसंद करते थे, अब जो यहाँ के लोग ये कहते हैं यार चंडीगढ़ से तो बढ़िया कैथल है। तो इस योगदान के पीछे कहीं ना कहीं बीच में एक प्लान में लोग भूल भी गए, क्या वो भुलाए गए या भूल गए थे रणदीप को, और दोबारा फिर रणदीप को की जगह आदित्य को इतनी अच्छी वोटों से यहाँ जितवाया, तो कहीं ना कहीं आपका जो विकास है इस एरिया का वो काम आया है जनता के प्यार के साथ। राजेंद्र भाई, ये तो ऐसा है, लोगों का प्यार और आशीर्वाद है और उसके लिए मैं भी कृतज्ञ हूँ जी। हम सारे साथी जो कांग्रेस पार्टी के, हम जनता के कृतज्ञ हैं। पर महत्वपूर्ण बात ये है कि क्या विकास का वो पड़ाव कैथल में ख़त्म हो गया? मेरा जवाब नहीं में। ये शहर में 1.5 लाख लोग नए बस गए आके। वो कौन है? वो कलायत के हैं, आसपास के गांव, पुंडरी के हैं, बिल्कुल पुंडरी से बल्कि थोड़े कुरुक्षेत्र ज़्यादा चले जाते हैं, गुलाचीका के हैं जी, असंध के हैं, उचाना के हैं, नरवाना के हैं जी, कुछ पेहवा के भाई भी मैंने देखे अपने यहाँ बसे हुए। क्योंकि अच्छा शहर हो तो सुविधा और काम के लिए सब आते हैं। इस शहर में सबका स्वागत है, खास तौर से जो गांव में मजदूर है जी, गांव में तो उसके पास कोई काम है नहीं, तो SC BC के हमारे भाई काम की तलाश में शहर में बस गए, इसलिए इतनी गरीब बस्तियां। पर आप देखिए, जब से कांग्रेस की सरकार गई 2014 में, हम 25 में आ गए, 11 साल से किसी बस्ती में कोई सीवरेज, बिजली, सड़क, पीने का पानी, धर्मशाला, स्कूल की व्यवस्था, कुछ नया पार्क, कहीं घूमने की जगह, ये शहर वहीं टिका है जहां तक हम बनाकर छोड़ गए थे। जो प्रोजेक्ट बनते हुए मैं छोड़ गया था, इनसे पूरे नहीं हुए। व्यापक भ्रष्टाचार है, लूट मची है, नगर पालिका में लूट मची है, सरकार के दफ्तर में चले जाओ वहाँ लूट मची है। जो रिश्वत है वो पिछले 11 साल में 5 गुना और बढ़ गई, रिश्वत के रेट, हाहाकार मचा हुआ है। लोग बेचारे क्या करें, लोगों का कोई कसूर नहीं। तो सरकार जो है इसकी सर के बाल से पाँव के नाखून तक ये भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबी है। इसलिए मेरा ये मानना है, केवल राजनीतिक दलों को नहीं, लोगों को भी अपनी आवाज़ उठानी पड़ेगी, नौजवानों को भी उठानी पड़ेगी। नशा माफिया है, माइंस माफिया है, वसूली माफिया है, फिरौती माफिया है, रंगदारी का माफिया है, रोज़गार बेचने का माफिया है, बच्चों को बाहर भेजकर पैसे लूटने का माफिया है। इतने माफिया इस सरकार में ऑपरेट कर रहे हैं। कहाँ क्या कर रहे हैं नायब सैनी जी? क्या उन्हें दिखता नहीं? ये मेरा सवाल है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार, मैं राजेंद्र कौशल भारत न्यूज पर आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि हर रोज़ किसी न किसी नए चेहरे को हम आप लोगों तक लेके आते हैं, और आज मेरे साथ इस कार्यक्रम के खास मेहमान हैं राज्यसभा सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला जी। और अगर पूरे भारत की बात करें तो राष्ट्रीय प्रवक्ता के तौर पर जितना इनका एक लोग स्टेटमेंट को सुनते हैं और वो मायने रखती है, तो ऐसे में आज हमारे साथ एक खास मुलाकात में है रणदीप सिंह सुरजेवाला जी। बात करना चाहेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार राजेंद्र भाई। रणदीप सिंह जी, आपका कहीं ना कहीं सांगन और मालखेड़ी ऐसे गांव रहे जो कि पहले नरवाने में भी आपसे अटैच थे, अब जब कैथल में आप आए तो कैथल में भी आपके अपने गांव रहे जी, और वो लगाव कहीं ना कहीं जींद डिस्ट्रिक्ट के साथ साथ कैथल में भी आपके साथ ही रहा है। तो उन लोगों के लिए, और किनारे पर वो लोग गाँव रहे हैं, चाहे लोकसभा की बात करें या फिर विधानसभा की बात करें, तो आपका उन गाँव के प्रति, इस बेल्ट के प्रति क्या लगाव है सर? आप राजेंद्र भाई क्योंकि 3 पीढ़ी से हमारे परिवार को जानते हैं जी। हमारा पैतृक गांव है सीसला सीसमोर, जो कलायत हलके में पड़ता है। बिल्कुल। बुजुर्ग जो हैं उन्होंने अपना खेड़ा बसा लिया, जिसको सुरजा खेड़ा कहते हैं, वो गांव की शक्ल धारण कर गया जी। इसलिए ये जो गांव हैं, मालखेड़ी हो, सांगण हो, दूसरी तरफ धनोरी हो, बरटा हो, पीपलथा हो, लाता सिंह वाड़ा हो जी, गढ़ी हो, रेवर हो, हाँ, लगते हुए गांव, सारे जो गांव हैं बॉर्डर के, जिनको गांव कह देते हैं आप जी, इन सबसे एक परिवार का रिश्ता और
इस पूरे इलाके में एक पारिवारिक रिश्ता रहा है। ये रिश्ता राजनीतिक नहीं है, ये पारिवारिक है। ये हर रोज के सुख दुख का रिश्ता है जी। ये तरक्की और विकास का रिश्ता है, और ये प्यार की डोर का रिश्ता है जो टूट ही नहीं सकती जी। जो लोग आपको टीवी पर सुनते हैं वो लोग कहीं ना कहीं अपनापन ऐसा दर्शाते हैं कि हमारा भाई रणदीप बोल रहा है, तो और दिल्ली में जाके कुछ लोगों को नसीब भी नहीं होता कि आपसे मुलाकात कर पाएँ, और इन लोगों का अपनापन इतना है कि वो कहते हैं कि हमारा कोई आपको चाचा कहता है, कोई ताऊ कहता है, कोई भाई कहते हैं हम जैसे जो हम उम्र है। तो इतना जो लगाव है ये कहीं ना कहीं इसके पीछे क्या एक मतलब दुलार है, प्यार है, जिसका अपनापन आपके प्रति इतना नजर आता है। राजेंद्र भाई, ये जो इलाका है, इस इलाके की तहजीब ही प्यार की डोर के ऊपर टिकी है जी। और अब क्योंकि अपन बहुत युवावस्था में नहीं रहे, आप और मैं दोनों जो हैं जी, वो 50 के आंकड़े को पार कर गए हैं, 60 और 50 के आंकड़े के बीच में झूल रहे हैं जी। तो ये वो आंकड़ा है जब आप चाचा कम और ताऊ ज्यादा बन जाते हो। 50 जब आप 60 के आंकड़े के नजदीक जाते हो जी, तो फिर आप ताऊ बनने लगते हो जी। ज्यादातर युवाओं के। मुझे बड़ा अच्छा लगता है। आपको अच्छा लगता है? बहुत सुखद एहसास है। और आप जैसे कई भाई जो हैं जी, वो कभी कभी हंसी मजाक भी कर लेते हैं। हाँ। तो ये जीवन का वो पड़ाव है जब आपने युवा अवस्था क्रॉस कर ली जी, जीवन के उतार चढ़ाव देख लिए, बिल्कुल, अच्छा और बुरा समय देख लिया जी, तो फिर जीवन में एक ठहराव आ जाता है जी। आदमी अच्छे समय में अहंकार नहीं करता, बुरे समय से ना दुखी होता ना विचलित होता। वो आपके अंदर है। थोड़ा बहुत तो देखिए, अच्छा बुरा समय हर व्यक्ति को प्रभावित करता है, नहीं तो हम इंसान कैसे, हम भगवान बन जाएंगे जी। वो तो हम है नहीं जी, भगवान तो वही है एक। बिल्कुल। परंतु ये सच है कि उम्र बढ़ने के साथ और 50 का आंकड़ा पार करने के बाद इतने आपने जिंदगी में ऊपर और नीचे जाकर देख लिया कि आप ये मानते हैं कि उस प्रभु की कृपा से एक तटस्थता जो है वो जीवन में आ जाती है जी। और मुझे लगता है कि मेरे आपके जीवन में वो आ गई। मैंने आपका वो संघर्ष देखा है कि जब नरवाना विधानसभा चुनाव में सतबीर जी के साथ आप काम मतलब पूरा उनको सपोर्ट कर रहे थे, तो दनौदा में मैं रात को आपके साथ था और आपका पसीना इतना चू रहा था जैसे जब देखें, क्योंकि गर्मी का मौसम था, और आपका संघर्ष कहीं ना कहीं बहुत बड़ी प्रेरणा बनता है और लोगों के लिए भी और युवाओं के लिए भी। तो आपका जो स्टेमिना है, आपकी जो ताकत है, इसके पीछे आपका राज क्या है? देखिए, मैं आपको एक बात आज ये कहता हूँ, जीवन में कामयाबी के लिए आप खेत में हल बाओ जी, आप दुकान चलाओ, आप फैक्ट्री लगाओ जी, आप राजनीति में सेवा करो, एक ही रास्ता है कामयाबी का, मिट्टी और पसीना जी। जब तक ये दोनों में आप मिट्टी में काम नहीं करोगे और पसीना नहीं बहेगा, जीवन का तजर्बा। हमें अपने बच्चों को बचाना है, अब बोझ के रखना, जैसे हरियाणा में कहते हैं, अपनी छाती के पास जी। बिल्कुल, उसका यही तरीका है कि हम उनके लिए रोजगार पैदा करें। आपने मेरे को सर बस लास्ट क्वेश्चन है, कैथल को आपने कहीं ना कहीं चंडीगढ़ की तर्ज पर विकसित किया और आज जो लोग कहीं ना कहीं चंडीगढ़ में जाना पसंद करते थे, अब जो यहाँ के लोग ये कहते हैं चंडीगढ़ से तो बढ़िया कैथल है। तो इस योगदान के पीछे कहीं ना कहीं बीच में एक प्लान में लोग भूल भी गए, क्या वो भुलाए गए या भूल गए थे रणदीप को, और दोबारा फिर रणदीप को की जगह आदित्य को इतनी अच्छी वोटों से यहाँ जितवाया, तो कहीं ना कहीं आपका जो विकास है इस एरिया का वो काम आया है जनता के प्यार के साथ? राजेंद्र भाई, ये तो ऐसा है, लोगों का प्यार और आशीर्वाद है और उसके लिए मैं भी कृतज्ञ हूँ जी। हम सारे साथी जो कांग्रेस पार्टी के, हम जनता के कृतज्ञ हैं। पर महत्वपूर्ण बात ये है कि क्या विकास का वो पड़ाव कैथल में ख़त्म हो गया? मेरा जवाब नहीं में। ये शहर में 1.5 लाख लोग नए बस गए आके। वो कौन है? वो कलायत के हैं, आसपास के गांव, पुंडरी के हैं, बिल्कुल, कम पुंडरी से बल्कि थोड़े कुरुक्षेत्र ज़्यादा चले जाते हैं, गुलाचीका के हैं जी, असंध के हैं, उचाना के हैं, नरवाना के हैं जी, कुछ पेहवा के भाई भी मैंने देखे अपने यहाँ बसे हुए। क्योंकि अच्छा शहर हो तो सुविधा और काम के लिए सब आते हैं। इस शहर में सबका स्वागत है, खास तौर से जो गांव में मजदूर है जी, गांव में तो उसके पास कोई काम है नहीं, तो SC BC के हमारे भाई काम की तलाश में शहर में बस गए, इसलिए इतनी गरीब बस्तियां। पर आप देखिए, जब से कांग्रेस की सरकार गई
2014 में हम 25 में आ गए। 11 साल से किसी बस्ती में कोई सीवरेज, बिजली, सड़क, पीने का पानी, धर्मशाला, स्कूल की व्यवस्था, कुछ नया पार्क, कहीं घूमने की जगह, ये शहर वहीं टिका है जहाँ तक हम बनाकर छोड़ गए थे। जो प्रोजेक्ट बनते हुए मैं छोड़ गया था, इनसे पूरे नहीं हुए। व्यापक भ्रष्टाचार है, लूट मची है। नगर पालिका में लूट मची है, सरकार के दफ्तर में चले जाओ वहाँ लूट मची है। जो रिश्वत है वो पिछले 11 साल में 5 गुना और बढ़ गई, रिश्वत के रेट। हाहाकार मचा हुआ है, लोग बेचारे क्या करें, लोगों का कोई कसूर नहीं। तो सरकार जो है इसकी सर के बाल से पाँव के नाखून तक ये भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबी है। इसलिए मेरा ये मानना है केवल राजनीतिक दलों को नहीं, लोगों को भी अपनी आवाज़ उठानी पड़ेगी, नौजवानों को भी उठानी पड़ेगी। नशा माफिया है, माइंस माफिया है, वसूली माफिया है, फिरौती माफिया है, रंगदारी का माफिया है, रोज़गार बेचने का माफिया है, बच्चों को बाहर भेजकर पैसे लूटने का माफिया है। इतने माफिया इस सरकार में ऑपरेट कर रहे हैं। कहाँ क्या कर रहे हैं नायब सैनी जी, क्या उन्हें दिखता नहीं? ये मेरा सवाल है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।